बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वो कहानी एक ऐसी कहानी है जो हमारे मुआशरे में बेराह रवी की निशानदेही करती है और उस रवैये और उन तौर तरीक़ों की निशानदेही करती है जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं और उसके बाद बड़े नुकसान से हम दो चार होते हैं। सगा भाई होता है, माँ बाप होते हैं और उसके बाद बाकी मुंह बोले रिश्ते होते हैं। लेकिन जब हम मुंह बोले रिश्तों को कहकर वही समझने लगते हैं, मुंह बोले भाई को भाई कहकर भाई समझने लगते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि वो भाई का किरदार ही अदा करे। ये कहानी एक ऐसी फैमिली की है जहाँ पर भाई जैसे दोस्त ने आपके ही घर पर ऐसा नकब लगाया कि आप यकीन करें, इंसान का रिश्तों से एतबार उठ जाता है, दोस्ती से एतबार उठ जाता है। ये कहानी असगर नामी शख्स की है और असगर साहब जो है उन्होंने कहा कि बहन, ये कहानी आप शेयर कीजिए, ये मेरी स्टोरी है और मैं चाहता हूँ कि ये बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को पता लगे और इसलिए पता लगे कि मेरा जो नुकसान हुआ वो किसी और का नुकसान ना हो। क्योंकि मेरा नुकसान तो सब जानते हैं आप, मेरी फैमिली में, मेरे दोस्तों में जो जग हँसाई होनी थी वो हो गई। शायद जब कोई असगर के नाम से ये कहानी सुन रहा होगा तो वो रिकॉल करेगा और वो कहेगा हाँ, मैं भी जानता हूँ। असगर साहब जो है उनकी बड़ी प्यारी सी एक छोटी-सी फैमिली थी और इनकी बीवी थी, इनके 2 छोटे बच्चे थे, एक बेटा उनका 7 साल का था और एक बेटी उनकी 3 साल की थी। उनकी वालदा जो है वो उनके साथ ही रहती थीं और ये एक मुख्तसर सी फैमिली जो है हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार रही थी। असगर साहब कहते हैं कि मेरी वालदा जो है वो एक बड़ी हम्बल खातून थी और मेरी बीवी का बड़ा ख़्याल रखती थीं और मेरी बीवी को भी उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और हम लोग बड़े अच्छे से ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। मेरी बीवी जो है वो एक हाउसवाइफ़ थी और मेरी वालदा जो हैं वो उनकी टाँगों में प्रॉब्लम था, वो टाँगों के दर्द की वजह से वो आहिस्ता-आहिस्ता बिल्कुल ही बेड पर हो गई थी। कभी-कभी थोड़ा-सा वो अगर उठती भी थीं, चलती भी थीं तो उनको बहुत तकलीफ़ होती थी, जिसके लिए उनको आवाज़ देनी पड़ती थी और उनको मैं शाम को कभी-कभी बल्कि कभी नहीं, रोज़ाना ही वो कहते हैं, मैं शाम को ऑफ़िस से आकर उनको उनकी व्हीलचेयर पे बिठाता था, उनको हम बाहर बिठाते थे। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं शाम को ज़रूर उनको वॉक के लिए लेकर जाता था अपने साथ और अम्मी को मैं मालिश करता था। उसके अलावा मैं उनको टाँगों की वर्जिश कराता था और मेरी माँ मुझे हाथ उठाकर बहुत सी दुआएँ दिया करती थी। सिर्फ़ यही नहीं, वो कहते हैं कि मेरी बेगम भी जो है मेरी माँ का बड़ा ख़्याल रखती थी और मेरी माँ जो है इस बात की तारीफ़ करती थी कि वक़्त पे गोलियाँ देना, नाश्ता देना, ख़्याल रखना। बच्चे जो है जब माँ काम कर रही होती थी तो उनकी वालदा के पास बैठे रहते थे और घर का एक निज़ाम बड़ा मज़ेदार सा चल रहा था। बुज़ुर्गों के साए में ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत होती है। बुज़ुर्ग भी अगर अपना किरदार अच्छे से निभाएँ और जो जवान है वो भी अपना किरदार अगर अच्छे से निभाएँ, वो सब कुछ उनके घर में चल रहा था। एक बड़ा स्मूथ फैमिली सिस्टम था जो रवा-दवा था। अब असगर साहब कहते हैं कि मैं जहाँ पर जॉब कर रहा था, ये एक इदारा था और यहाँ पर बहुत से मामलात होते थे और कुछ ऐसे मामलात होते थे जिनमें कभी-कभी कोई थोड़ी-सी भी गलती जो है वो आपके लिए मुश्किलात का बायस बन सकती थी। अकाउंट्स के मामलात होते थे। अब असगर साहब कहते हैं कि मैं जब ये अकाउंट्स के मामलात वगैरह देख रहा था और हमारे कुछ बड़े सेंसिटिव अकाउंट्स होते थे, कुछ चीज़ें टैक्सेस के हवाले से होती थी, वो भी मुझे देखनी होती थी और ये सब कुछ मैं देख रहा था। तो ऐसे में एक ऐसी गलती हुई मुझसे कि कुछ चीज़ें जो है जब टैक्स फाइल करना था तो मैं उसमें मेंशन करना भूल गया। जब मैं मेंशन करना भूल गया तो उसकी वजह से हमारा जब वो टैक्स रिटर्न हो गए फाइल और वो चीज़ें बीच में से मिसिंग हुई और चूँकि कंपनी ऐसी सेंसिटिव थी, उसके मामलात ऐसे सेंसिटिव थे कि वो रडार पर रहती थी। रडार पर रहने का मतलब ये है कि वो कंपनीज़ जिनके कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनसे कुछ बड़े नाखुश होते हैं, कुछ ताकतवर हलकों को उनसे कुछ मामलात होते हैं, कुछ तंगी होती है, तो हर वक़्त उनके मामलात पर नज़र रखते हैं और अगर उनकी कोई ज़रा-सी गलती भी नज़र आती है, तो उनको हर तरह से पकड़ने की, जकड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जब और कहीं से कुछ नहीं मिल पा रहा होता, तो उनके ऑडिट सिस्टम, उनके टैक्स रिटर्न्स को बड़ी बारीकी से देखा जाता है। ऐसे में वो कहते हैं कि जब मेरा ये मामला हुआ, यानी कि जब उन्होंने टैक्स रिटर्न्स फाइल करवाए और चीज़ों की डिटेल्स दी, तो ऐसे में एक शिपमेंट थी जिसकी पेमेंट जो है, उसको उसमें वो दर्ज करवाना या कुछ हुआ, कुछ मामला हुआ जो मिसिंग हुई। अब जब टैक्स रिटर्न्स फाइल हुए और ये चीज़ कहीं नज़रों में आ गई, जो लोग बड़ी बारीकी से देख रहे थे और फ़ौरन ही उनका ऑडिट खुल गया कंपनी का। जब ऑडिट खुला तो बड़ा मसला पड़ा और जब जाकर चेक किया गया कि कहाँ से गलती हुई तो पता लगता है कि असगर साहब की गलती थी। असगर साहब की बड़ी अच्छी जॉब थी और बड़ी अच्छी कमाई थी उनकी और उस वक़्त में उनके घर का सारा खर्चा जो है उसी तनख्वाह पे चलता था। मामला बड़ा गंभीर हुआ, उनको कॉल किया गया और वहाँ पर उनकी बड़ी सख्त कॉल हुई और उनको लगा कि अब तो उनके हाथ में इस्तीफ़ा पकड़ा दिया जाएगा। ऐसे में इसी ऑफ़िस में असगर साहब के एक और दोस्त थे और उनका नाम था नायल। नाइल साहब जो हैं वो यहाँ ऑफ़िस में इन्हीं अकाउंट्स के मामलात को देखते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उन्होंने बड़ा कुछ बड़ी डिग्रियाँ-शिग्रियाँ हासिल की हुई थीं।
उन्होंने तमाम मामलात को बड़े अच्छे से हैंडल किया, 1-2 वकला की खिदमात लीं और उसके बाद कोई असिस्टेंट कमिश्नर साहब उनके जानने वाले थे और उनके साथ मिलकर बातचीत करके उनकी चीज़ें जो हैं कुछ सीधी हुई और इस तरह से उन्होंने इनको बहुत ढारस भी दिया असगर साहब को। थ्रू आउट वो उनको कहते रहे कि आप परेशान ना हों। नायल साहब जो कि एक जवान शख्स थे, कोई तकरीबन 31 साल की उनकी उम्र थी और ये असगर साहब जो है इनकी उम्र जो है 38 साल थी। अब ये नायल साहब जो हैं उनको बड़ी तसल्ली देते थे और बड़ा इनके साथ डट के खड़े रहे और बिल्कुल शाना बशाना, और इस दौरान में इन दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। नायल साहब ने इनके तमाम मामलात को ना सिर्फ ये हल किया बल्कि बॉस ने जब उन्हें बहुत शाबाश दी और उस वक़्त किसी भी वक़्त इस्तीफ़ा यानी कि टर्मिनेशन लेटर आ सकता था असगर साहब का, उस वक़्त उन्होंने बॉस से कहा कि अगर आप मेरे काम से खुश हैं तो मैं रिवॉर्ड के तौर पे चाहूँगा कि आप असगर साहब को टर्मिनेट ना करें, क्योंकि वो बड़े ही अच्छे इंसान हैं और उन्होंने बड़ा काम किया है, बड़ा टाइम दिया इस इदारे को। एक गलती उनसे ज़रूर हो गई, लेकिन इसको सुधारने के लिए वो दिन और रात मेरे साथ बैठे रहे और मेरे इस काम में उन्होंने बड़ा साथ दिया। यहाँ पर बॉस ने बुलाया असगर साहब को और बुलाकर कहा कि सिर्फ़ इनकी वजह से और इनके कहने पर आज आपको टर्मिनेशन लेटर नहीं मिल रहा और आइंदा आपसे हम ऐसी गलती बिल्कुल ना देखें और कुछ ऐसा ना हो कि हमें दोबारा सोचना पड़े। असगर साहब ने बड़ी ही एहसानमंद नज़रों से देखा नाइल को और नज़र झुका ली और बॉस का शुक्रिया अदा करके वो कहते कि मैं बाहर आ गया। मैं नाइल के एहसानों के बोझ तले दब गया था और यहाँ से उनकी दोस्ती जो है वो मजबूत हो गई। नाइल ने उन्हें कंधे पर हाथ रख के कहा कि असगर साहब, आप ये मत सोचिए कि मैंने आप पर कोई एहसान किया है, आप तो भाई हैं। और असगर साहब ने उन्हें भाई मान लिया और गले से लगा लिया। उसके बाद ये दोस्ती बहुत ज़्यादा हो गई, बड़ा याराना हो गया, शामों को साथ बैठना। फिर असगर साहब ने उनको अपने घर बुलाया, खाना खिलाया, अपनी वालदा को बताया। वालदा ने उनके सर पर दस्ते शफ़क़त रखा और कहा कि बेटे, तुम तो बिल्कुल मेरे बेटे ही हो। उन्होंने भी वालदा को बड़ा प्यार मोहब्बत से उनसे मिले और यही नहीं बल्कि जाते-जाते उनसे कुछ मालूमात भी ले गए उनकी सेहत के हवाले से। यही नहीं बल्कि अगले ही दिन उन्होंने एक बहुत अच्छा डॉक्टर उनको बताया और उनकी वालदा की टाँगों के हवाले से उन्होंने उनकी ट्रीटमेंट जो है शुरू करवाई और बताया कि ये मेरे कज़न है और वहाँ से उनकी वालदा जो है उनका एक ऐसा ट्रीटमेंट प्रॉपर शुरू हुआ कि वो थोड़ा-थोड़ा अपने कदमों पर चलना-फिरना भी शुरू हो गए और यहाँ से तो नाइल साहब जो है उनके घर में धाक बैठ गए। अब तो असगर साहब उन पर अपने भाइयों से भी ज़्यादा मोहब्बत वाला एक प्यार जताते थे। असगर साहब कहते हैं कि मेरा कोई भाई नहीं था, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि नाइल की शक्ल में मुझे एक भाई मिल गया है। अब नाइल की जो फ़ैमिली है वो कराची में रहती थी और असगर साहब इस्लामाबाद में रहते थे और इस्लामाबाद में रहते हुए नाइल का ये कहना था कि मुझे भी असगर की शक्ल में एक फ़ैमिली मिल गई। बहुत ज़्यादा मिलना-जुलना हुआ, घर आते थे, बीवी-बच्चों के साथ बैठते थे, गुफ्त-ओ-शनीद होती थी और बड़ा ही एक अच्छा माहौल होता था। अब यहाँ तक होना शुरू हो गया कि कभी-कभी, क्योंकि नाइल ने जो घर लिया हुआ था किराए पर, वो शहर से ज़रा बाहर था, यानी कि वो डीएचए में था, जो कि थोड़ा-सा इस्लामाबाद से निकल कर जाना पड़ता था और ये इलाका जो है ये एफ10 था, जहाँ पे कि उनका दफ़्तर था और असगर साहब का जो घर था वो जी10 में था, यानी कि ऑफ़िस से बहुत करीब था। अब कई दफ़ा ऐसा भी होने लगा कि नाइल को जब कभी घर जाना होता था और लेट हो रहा होता था, तो असगर साहब उसे कहते थे कि अरे नाइल, तुम्हारा यहाँ पर कौन होता है? तुम इधर ही आ जाया करो। कई दफ़ा उन्होंने नाइल से ये भी कहा कि तुम हमारे ही घर रह जाओ, हमारे पास एक कमरा फ़ारिग भी है, गेस्ट रूम है, तुम उधर ही ठहर जाओ। नाइल हर दफ़ा इनकार कर देता था, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता था कि वो उनके घर भी आ जाता था और रात को वहाँ रह भी लेता था। 1-2 बार तो ऐसा भी हुआ कि असगर साहब को ऑफ़िस के काम से जाना पड़ा और नाइल जो है उनके घर आया और उनके घर ही आकर रहा और चूँकि वो अब एक फ़ैमिली मेंबर की तरह हो गया था, किसी ने इस बात को महसूस ना किया। लेकिन ये वो बात थी जिसको महसूस किया जाना चाहिए था। अब अक्सर औक़ात ऐसा होने लग गया था कि नाइल इनके घर में आकर रात को ठहर भी जाता था और कई दफ़ा असगर जब शहर से बाहर भी होता था, तो इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होता था। असगर साहब कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। समझ तो आप गए होंगे, लेकिन थोड़ा-सा मैं आपको सिनेरियो समझाती हूँ कि बात हुई किस तरह। बात कुछ यूँ है कि असगर साहब की वालदा चूँकि ज़्यादातर बेड रिडन रहती थी, थोड़ा बहुत चलने के काबिल हुई भी इलाज से, लेकिन इतना मामला नहीं था। अपने कमरे में रहती थीं। असगर साहब के बच्चे छोटे थे, बीवी उनकी जवान थी। असगर साहब की उम्र 38 साल थी और उनकी बीवी जो है उनसे 10 साल छोटी थी। 28 साल उनकी बीवी की उम्र थी और 31-32 साल नाइल की उम्र थी। नाइल एक खूबसूरत नौजवान था और उनकी बीवी जो है वो भी बड़ी ही हसीन खातून थी। वो कहते हैं कि मैं कई दफ़ा अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता था कि इतनी खूबसूरत मेरी बीवी है, फ़र्माबरदार, ताबेदार, वफ़ादार और इतने प्यारे मेरे बच्चे हैं। ज़िंदगी बड़ी ही खूबसूरत थी, लेकिन नहीं मालूम था कि मेरी एक गलती जो है, जो अल्लाह ने एक असूल बनाए ना कि नामहरम मर्द, वो भाइयों जैसा दोस्त जिसने वाक़ईतन बड़ा साथ दिया उनका, उधर ऑफ़िस में, घर के मामलात में, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब उनके घर आना शुरू हुआ, उनके घर बैठना शुरू हुआ, उनकी वाइफ़ के साथ उसका उठना-बैठना हुआ और यहाँ पर
उन दोनों के दरमियान बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता न जाने कब इन दोनों के दरमियान मोहब्बत जो है वो हो गई या दोस्ती हो गई, एक नाजायज़ रिश्ता जो है वो कायम हो गया। अब वो कहते हैं कि कई बार ऐसा होता था कि मैं आता था तो पता लगता था कि नाइल जो है वो अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकल कर गया है, या कई दफ़ा नाइल मेरी मौजूदगी में कमरे से निकल कर आता और फिर मुझसे मिलकर वो चला जाता और मुझे कभी बुरा ना लगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि 100 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का, कभी ना कभी चोर पकड़ा ही जाता है। तो कुछ होता इस तरह से है कि असगर साहब जो है पूरा हफ़्ता शहर से बाहर थे और उस पूरे हफ़्ते में कई बार नाइल उनके घर आया। लेकिन उनको ये बात मालूम नहीं थी और ये बात तो उनकी वालिदा को भी मालूम नहीं थी। क्योंकि इतना ज़्यादा आने की वजह से नाइल को भी ये शक हुआ कि कहीं इनके घरवालों को ये एहसास ना हो जाए, तो नाइल अब चोरी-छुपे आता था। उनका जो गेस्ट रूम था, उसका एक दरवाज़ा बाहर को खुलता था और एक दरवाज़ा घर के अंदर खुलता था। अब नाइल उनके घर उस बाहर के दरवाज़े से आता था, उसी बाहर के दरवाज़े से चला जाता था। जिस वक़्त असगर साहब यहाँ पर नहीं होते थे, तो असगर साहब के बच्चे जो हैं, उनकी वालिदा के पास सोते थे और असगर साहब जो है, उनकी वाइफ़ अपने कमरे में सोती थी। अब जब ये सारा सिलसिला चल रहा था तो एक दिन असगर साहब की ग़ालिबन बेटा बड़ा था या बेटी बड़ी थी, मेरे ज़हन से सब उतर गया। लेकिन जो बड़ा बच्चा था वो कहीं रात को उसकी आँख खुली है और उसको माँ के पास जाने की तलब हुई। उसने कहा कि अम्मी को बुलाया कि या शायद कुछ डर गया और वो उधर से निकला है और अपनी माँ के कमरे में गया, उसको माँ वहाँ पर नहीं मिली। उसके बाद वो सारे घर में अपनी माँ को तलाश करता रहा और उसको माँ नहीं मिली। उसके बाद उसने आवाज़ें मारी लेकिन खामोशी। वो गेस्ट रूम के दरवाज़े के पास गया, उसको खोलने की कोशिश की लेकिन गेस्ट रूम का दरवाज़ा बंद था। उस बच्चे को तो नहीं मालूम था कि अंदर कौन है, कौन नहीं है। लेकिन उसके बाद वो बच्चा जब वापस जाने लगा तो उसने खिड़की से देखा कि नाइल जो है उनके घर से बाहर निकल रहा था। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ जो है वो आती है, उसी कमरे के दरवाज़े से बाहर निकलती है, नाइल को गोद में उठाती है। बच्चा था छोटा, उसको समझ नहीं आया या जो भी हुआ, और उसके बाद उसको चुप कराती है, उसको सुलाती है और उसके बाद बच्चा सो जाता है। अब वो अपनी माँ को तो शायद उसने उस दिन नहीं बताया कि मैंने अंकल को देखा, तो उसकी माँ ने भी कोई तगु-दौ नहीं की कि उसका कोई ब्रेन वॉश करती या शौहर को बताने के लिए कोई बहाना घड़ती। अब उसका शौहर जब वापस आता है हफ़्ते के बाद, तो घर में एक दिन बातचीत हो रही होती है, बच्चे के साथ खेल रहा होता है, बातें कर रहा होता है, बाप और बेटा अकेले होते हैं। तो बेटा की बातों-बातों में बताता है कि मैंने ख्वाब देखा, मैं डर गया था, मैंने मामा को ढूँढा, मुझे मामा कहीं नहीं मिली। तो उसने कहा कि बेटा मामा कमरे में बाथरूम में होंगी। कहते नहीं मामा बाथरूम में भी नहीं थी। मैं कमरे में गया, इधर सामने गेस्ट रूम वाले में गया, दरवाज़ा बंद था। तो मैंने मामा को आवाज़ें दी, फिर मैं डर गया, फिर मैं ढूँढ रहा था तो मैंने नाइल अंकल को देखा, वो दरवाज़े से बाहर जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद मामा आ गईं। अब बच्चे को नहीं मालूम, बच्चा मासूम है, लेकिन वो सारी कहानी बता गया। वो कहते हैं कि जब मैंने ये सब सुना तो मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। मुझे यकीन ही ना आया कि ये भी हो सकता है। बहुत देर सोचता रहा कि कहीं सुनने में गलती ना हुई हो, कहीं मेरे बच्चे ने गलत समझा ना हो, शायद उसने कोई, फिर मुझे ये भी ख्याल आया, वो कहते हैं कि कहीं हो सकता है वो ख्वाब ही ना देखा हो, वो ख्वाब ही ना बयान कर रहा हो। हिम्मत ना हुई कि मैं बीवी से पूछूं। अलबत्ता बातों-बातों में खाने के दौरान मैंने कहा कि नाइल तो नहीं आया? तो वो कहते हैं कि नहीं, आपके पीछे से तो एक दिन भी नहीं आया। तो मैंने कहा ठीक है। अब वो कहते हैं कि मुझे शक बैठ गया था, मेरे ज़हन में ये बात जो है ये बैठ गई थी। अब वो कहते हैं कि मैंने एक ऐसा काम किया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने गेस्ट रूम में एक हिडन कैमरा लगाया। बहुत सारी ऐप से, ये बहुत सारे स्टोर से आपको हिडन कैमरास मिल जाते हैं और ये एक ऐसा कैमरा था जिसकी मैं डिटेल्स इसलिए नहीं देना चाहती कि लोग जो है, फिर मैंने लास्ट टाइम कुछ चीज़ें एक प्रोग्राम के हवाले से बताई थी, जहाँ पर एक वाइफ़ ने अपने शौहर को एक ऐसी एक्टिविटी में पाया और पकड़ा, और जो तरीका मैंने आपको बताया उसमें लोगों ने कहा कि आप लोगों को एक तरीका बता रही हैं, तो चलो मैं नहीं बताती, लेकिन एक कैमरा जो उन्होंने कमरे में नस्ब किया, उस कैमरे को उन्होंने नस्ब करके अपने मोबाइल के साथ उसको कर लिया कनेक्ट और खामोशी से वो बस उसको रोज़ चेक कर लेते थे। एक दिन जब वो दोबारा शहर से बाहर गए, तब उन्होंने दोबारा रात को अपने कैमरे को ऑन किया। फिर वो कहते हैं कि अपने फ़ोन को ऑन किया, कैमरे के साथ कनेक्ट किया, और वो कहते हैं कि जो मैंने देखा उससे मेरे पाँव तले ज़मीन निकाल दी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। अब वो सबूत भी मेरे पास था और कहने को अल्फ़ाज़ भी नहीं थे। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने अपनी वाइफ़ को डिवोर्स दी, मामलात ख़त्म हो गए। कहने को कुछ था ही नहीं, सबूत भी मेरे पास था। वो ना करती कि हाँ करती। लेकिन वो कहते गलती मेरी थी। गलती मेरी थी कि मैंने एक नामहरम शख़्स को अपने घर इतनी एंट्री दे दी, इतनी एक्सेस दे दी कि उसके बाद ये सब कुछ तो होना था। आप ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि क्या ऐसा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? हम सब समझते हैं कि नहीं चाहिए, लेकिन क्या एक ऐसा शख़्स जो बहुत आपका दोस्त है, जो भाई अपने आप को कहता है, क्या वो इतना आपका फैमिली मेंबर बन सकता है कि वो हर वक़्त आपके घर आए, आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके घर आए और आपको इस पे कोई तकलीफ़ ना हो?
अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।